सुशांतो जी, नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। चुनाव से पहले बजट, देश का आम बजट आ रहा है और देश का आम बजट देश की प्रगति को दिखाने के लिए, देश की प्रगति को और बेहतर करने के लिहाज से इस बजट को देखा जाता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले है तो कई लोग कह रहे हैं कि बजट जो होगा वो चुनावी होगा, लोक लुभावन होगा। दरअसल 5 प्रदेशों में जो चुनाव होने हैं उसे देखते हुए बजट को तैयार किया गया होगा। लेकिन कई लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई है। आम लोगों की उम्मीदें, पूरे देश के आम लोगों की उम्मीदें, महिलाओं की उम्मीदें, साथ ही साथ किसानों की उम्मीदें, साथ ही साथ महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इसके अलावा विनिवेश को लेकर, विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर, सोना चांदी, तमाम ऐसी चीजें हैं। कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी महंगाई आसमान छू रही हैं। वो क्या कम होगा? बजट में कुछ इस तरह के प्रावधान होंगे जिसके बाद आम जनता राहत की सांस लेगी कि तेल के दाम कम हो जाएं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं। साथ ही साथ कई ऐसे टैक्सेस हैं जिसको लेकर आम जनता परेशान है। उस टैक्सेस पर कम से कम किसी तरह की कोई राहत भरी खबर आ जाए इस बजट से। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि कैसी होगी, किस तरह की उम्मीदें होंगी। क्या हम लोग इस बात को ऐसे लेकर चलें कि चुनाव से ठीक पहले बजट है इसलिए चुनावी बजट है, या फिर आम बजट हमेशा की तरह 1 तारीख को चूंकि आता रहा है, इस बार भी आ रहा है, देश के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन बजट होगा। कई तरह की अपेक्षाएं हैं, कई तरह की उम्मीदें हैं और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले एक जरूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। देश के बजट से बदलेगी चुनावी तस्वीर। क्या लोक लुभावन बजट से बीजेपी को होगा फायदा? क्या किसानों और महिलाओं पर फोकस होगा बजट? क्या चुनाव में बजट का भी होगा सियासी इस्तेमाल? चलिए देखते हैं सियासी उम्मीदों वाला बजट। तो चलिए देखते हैं सियासी उम्मीदों वाला बजट। क्या इसको कहना आसान होगा कि है, चूंकि चुनाव है, चुनाव से पहले बजट है, इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखने की कोशिश करें तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। खास तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में वैसे कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आम बजट से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ मिलने वाला है, टैक्स स्लैब में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और इसके लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे हमारे मेहमान जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे उनसे आपको रूबरू कराते जाएंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, चुनाव से ठीक पहले बजट, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो चुनाव से ठीक पहले बजट किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होता। किसी भी सरकार के लिए अगर आंकड़ों को देखें तो कम से कम 42 बार इस तरह से बजट पेश हुए हैं हमारे देश में, और उसमें मैक्सिमम अधिकतर जगहों पर, अधिकतर बजट के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें सत्तासीन जो पार्टियां रही हैं उसकी हार हुई है। लेकिन क्या इस बार कुछ बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है आपको कृष्ण मोहन पांडे जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए कार्य करती है और समाज के विकास के लिए जो बेहतर कार्य हो सकते हैं उस पे विश्वास करती है और उसी पे कार्य करती है। आपने देखा होगा कि पूर्व में भी कई बार जब चुनाव रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट पेश किए हैं तो बजट पेश करते वक्त ये नहीं ध्यान दिया है कि हम चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य रहता है कि हम जो बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें नौजवान को, उसमें किसान को, महिला को, बुजुर्ग को, समाज, देश के जो भी नागरिक है उनके लिए बेहतर जीवन जीने के जो भी साधन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर फोकस रहता है कि व्यक्ति का जीवन जो चर्या है वो बेहतरीन पर जाए, उसकी जीवन दशा सुधरे। इसके लिए भारतीय जनता प्रयास करती है और चुनाव आते जाते रहेंगे। एक आरोप लग रहा है कृष्ण मोहन पांडे जी, एक आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि दरअसल ये देश का आम बजट नहीं होगा बल्कि चुनावी बजट होगा। देखिए, आरोप लगाना और सत्ता चुनाव में जाना दोनों अलग अलग। हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से आरोप लगा सकता है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और एक मजबूत विपक्ष किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होता है। तो आरोप लगाए, परंतु वो आरोप लगाए जो दृश्यमान हो।
जिसको लगे कि ये विपक्ष का आरोप जो है जनता को लगे कि अच्छा है। अन्यथा जनता इस बात को ठीक तरह जानती है कि चुनाव आते हैं तो आरोप लगाते हैं, 5 वर्षों तक ट्वीट खेलते हैं, एसी कमरों से लोग बाहर नहीं निकलते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य भी करती है, इच्छा शक्ति भी रखती है और बजट में जो प्रावधान लाती है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करती है और पहुंचाती भी है। कैसे हम लोगों के जीवन को बेहतर दिशा दे सके, इस देश के युवाओं को कैसा एक बेहतर भविष्य दे सके, इस देश के नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधा दे सके, इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और ये बजट भी देश के आम नागरिक के लिए, इस देश के बुजुर्गों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, देश के 135 करोड़ जनसंख्या के लिए जो बेहतर हो सकता है वो किया जाएगा। अच्छा, एक बात और बताएं कृष्ण मोहन पांडे, ठीक चुनाव से पहले बजट है तो एक दबाव तो होता है ना सरकार के पास, खास तौर पर वैसी सरकार जिसकी केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार हो, ऊपर से बजट भी आ गया, कई तरह की उम्मीदें होती हैं, चाहे वो किसानों की बात कर लें, आम जनता की बात कर लें, जिसे आम आदमी आप भी कह सकते हैं, या फिर महिलाओं की बात कर लें, ऊपर से कोरोना काल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले कभी इस पूरी दुनिया ने ना तो देखा, ना इस तरह के प्रबंधन को संभालने का कोई उसके पास अनुभव रहा होगा। इस बार का जो बजट है बाकी सालों के बजट से किस तरह से अलग होगा, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी पिछले 7-8 वर्षों से हम 2014 से लेकर 2021 तक हम बजट पेश करते रहे हैं और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश किया है, देश की जनता के बेहतरी के लिए, जीवन के बेहतरी के लिए हमने जो भी प्रयास किए उस पर देश की जनता के विश्वासों पर हम खरा उतरे हैं। और देश के अन्य जहां राज्यों पर जहां हमारी सरकारें नहीं थी वहां भी हमारी सरकारें आई और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। ये आने वाला बजट है, इस पे भी देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की खासकर सरकार, हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। केंद्र की सरकार जो करेगी वो देश हित में करेगी। रही बात कोरोना काल के बाद इस बजट का, तो चलिए मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद आपके पास, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ संजय जैन जी भी जुड़ चुके हैं, आर्थिक और कर मामलों के विशेषज्ञ हैं। और संजय जैन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आवाज आ रही है संजय जी? संजय जी, आप तक आवाज मेरी आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम थोड़ी देर के बाद संजय जी से बात करेंगे। मैं एक बार फिर से कृष्ण मोहन पांडे के पास आ रहा हूं। अच्छा कृष्ण मोहन पांडे जी, एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए कई तरह के आरोप चुनाव प्रचार के दरमियान विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि सरकार देखिए हर मोर्चे पर फेल रही है, कोरोना प्रबंधन से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर विकास के कार्यों को लेकर, जबकि आप लोग कहते हैं कि कोरोना प्रबंधन की तारीफ पूरी दुनिया में हुई, विकास का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश में, योगी का विकास जो मॉडल है पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। कानून व्यवस्था 2012-17 के बीच में जो रही, 17 से 22 को आप खुद ही अंतर करके देख लें कितना फ़र्क दिखेगा। क्या बजट में जब बहुत सारी चीज़ों का ऐलान होगा तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इन ऐलानों को पूरी तरह से तारतम्यता लाने की कोशिश होगी कि इसका फायदा चुनाव में भी हो जाए और साथ ही साथ आम जनता को मिल जाए? कृष्ण मोहन पांडे, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कसरत से कहा कि चरैवेती के सिद्धांत पे काम करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय की परिकल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, अंत्योदय की परिकल्पना से हमारा कार्य होता है। रही बात कि हम विकास की बात करें तो देखिए मैं एक छोटी सी वानगी आपको दिखाना चाहूंगा और आप रोज देख रहे हैं क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार है और आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई देख पाता होगा कि यही उत्तर प्रदेश था जहां पे रोज, ये पुराने डाटा है उत्तर प्रदेश का, कि 5 सालों में 7,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी। अब यही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2 साल कोरोना काल निकल गया, उसके बावजूद भी हमने 16,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाकर उत्तर प्रदेश को दिया। मतलब जो पुरानी सरकार थी उसे दूना सड़कें दी। इस उत्तर प्रदेश में एक जो था एक्सप्रेसवे था और हमने इस कोरोना काल के बावजूद भी 5 एक्सप्रेसवे जो दिए उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और आज के समय में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लगभग 28 एयरपोर्ट बन चुके हैं।
यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यही उत्तर प्रदेश था जहां पे इन्वेस्टमेंट मात्र 70,000 करोड़ था, और आज के समय में 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट चालू हो गए हैं। बाकी लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। हम इसके दूसरे दृष्टि में, प्रशासन दृष्टि में जाए तो 74% छोटे अपराधों में और 84% संगठित गिरोहों में कमी आई है। अपराध गिरोहों में कमी आई है। जो संगठित गिरोह अपराध करते थे, 84% में कमी आई है। इस उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि छोटे से छोटे अपराध का रजिस्टर होता है, उससे काम होता है। इसे जनता भली बात जानती है कि यही उत्तर प्रदेश है जहां पे एफआईआर लिखवाने के लिए जाति विशेष के, एक संप्रदाय विशेष के लोगों का जुगाड़ लगाना पड़ता था। आज कोई भी व्यक्ति थाने पे जाए, एफआईआर अपना एप्लीकेशन दे और एफआईआर दर्ज हो जाती है, और उससे पुलिस कार्रवाई भी करती है। सख्त प्रशासन के मामले में जनता के बीच में आप जाए, चर्चा करें, जनता स्पष्ट कह रही है कि इतना सख्त प्रशासन। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं संजय जैन के पास जा रहा हूं। संजय जैन, सुन पा रहे हैं आप? लगता है नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही उन तक। चलिए एक बार लगातार, जैसा कि हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि कल बजट आने वाला है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि चूंकि चुनाव से पहले बजट है इसलिए चुनावी बजट होगा, चुनाव से पहले बजट आ रहा है इसलिए लोक लुभावन बजट होगा। लोक लुभावन यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ों का ऐलान उसमें होना जो कि जनता को सीधे तौर पर अपील करे, जनता को ऐसा लगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, सरकार इस तरह के फायदे भी आम जनता को पहुंचाने वाली है। कृष्ण मोहन पांडे इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन पांडे जी, एक बात बताएं, इसके बावजूद बजट, हर साल बजट आता है, हर साल बजट में खूब बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं और बजट का कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग बजट के तहत जो बाकायदा जो रियायत मिलती है या जो बड़ी छूट मिलती है, जो बड़े ऐलान होते हैं, अधिकतर लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता, या फिर सीधे ये कहकर निकल जाते हैं कि बजट दरअसल सरकार अपने लिहाज से बजट बनाती है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि इस बार क्या इन उम्मीदों पर सरकार बेहतर तरीके से उतरेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही समाज हित के कार्य के लिए लगी रही है, और हमने जो भी वादे किए हैं और बजट में जो बजट में हमने पेश किया है उसको 100% लागू करने का प्रयास किया और किया भी है। आप देखेंगे किसान, हमने पिछली सत्र में हमने कहा था कि किसानों को 6,000 रुपया पर मंथ हम देंगे और 6,000 रुपया सालाना देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 6,000 रुपया सालाना देने का कार्य भी कर रही है। किसानों के लिए लगभग 45 योजनाएं हमने बजट में लेके आई, तो लगभग 45 योजनाएं आज धरातल पर कार्य कर रही है। यदि नौजवानों की बात करें तो नौजवानों के लिए इंडस्ट्री की बात की गई, तो इस कोरोना काल के बावजूद भी, जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी, बावजूद इसके इंडस्ट्री का काम किया गया। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो उनको रिलीफ देना था, यदि हमने कहा तो किया। आप देखेंगे यही देश था जहां पे किसी भी लोग के वैक्सीन के लिए दुनिया के अन्य देशों से हमें खरीदना पड़ता था। और आज जब कोरोना आया, पूरी दुनिया महाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में, तो मात्र भारत ऐसा देश था जहां पे हमने वैक्सीन के कोरोना को प्रबंधन बेहतर तरीके से नहीं किया, वरन दुनिया को हमने वैक्सीन बनाकर दिया। दुनिया आज आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है, तो ये मात्र हम अपने बजट में ठीक है। चलिए सर, मैं आता हूं। आज सर खूब मौका मिला आपको कृष्ण मोहन पांडे जी, क्योंकि आपके देखिए जो विपक्षी पार्टियों के जो तमाम नेता हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले भी आ ही नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ी देर के बाद आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, वो जरूर कहेंगे। आप जितने दावे कर रहे हो ना बजट को लेकर के कि चुनावी नहीं होगा, लोक लुभावन नहीं होगा, देश की प्रगति के लिए आम बजट है, पूरे देश की तस्वीर को बदलेगा, उनका वर्जन कुछ और हो जाएगा कुछ थोड़ी ही देर के बाद। मैं बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं संजय जैन से। संजय जैन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? संजय जैन जी, आप तक आवाज आ रही है आपकी? जी संजय जैन, आपका चित्र नहीं आ रहा है। चलिए वो भी आ जाएगा सर थोड़ी देर में। अब दिख रहे हैं सर? नहीं, आप नहीं दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ आपको। दिख रहे हैं सर, आप दिख रहे हैं। चलिए अगर आवाज आ रही तो कुछ सवाल है सर। संजय जैन जी, पहले तो स्वागत है आपका। बताइए। संजय जैन, आर्थिक और कर मामलों के विशेषज्ञ। संजय जी, एक बात बताएं, बजट, हर साल बजट को आना है, कई तरह के बड़े ऐलान होते हैं, कई तरह की छूट दी जाती है, कई सामान महंगे हो जाते हैं, कई सामान सस्ते हो जाते हैं। इस बार महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, ऊपर से देश की प्रगति का भी सवाल है, देश के विकास का भी सवाल है,
तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को फोकस करना है। ये सब तो एक जगह अपने लेवल पर देखा जाए तो सब सही है, लेकिन इस बार खास बात ये भी है सर कि 5 राज्यों में चुनाव है और उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बताइए सर, इस बजट को हम कैसे देखें? देखिए, बजट एक सालाना वार्षिक प्रक्रिया है जो हर सरकार को बनाना ही पड़ता है। उसमें बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। अब जो हालात देश के इस समय चल रहे हैं, कोरोना के बाद का जो काल चल रहा है, या जो कोरोना दोबारा आया, ये जो माइक्रोन और इस तरीके की जो महामारी ये दोबारा फैल रही है, तो इसको देखते हुए आम आदमी को, व्यापार को और जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है उसको कुछ ना कुछ राहत सरकार को देनी पड़ेगी। अदरवाइज ये होगा कि जो जीडीपी को जो हम लोग आंक रहे हैं या जिसकी एक्सपेक्टेशन जीडीपी की कर रहे हैं, और हिंदुस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और चाइना के साथ भी जिस तरीके से हिंदुस्तान का कंपटीशन बढ़ रहा है, उस सारी चीजों को अगर हम एक साथ लेके चलें तो कुछ ना कुछ राहत सरकार को देनी ही पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कल वित्त मंत्री साहिबा कुछ ना कुछ आम आदमी के लिए भी लेके आने वाली हैं इसमें, और व्यापार और इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आने वाली है। इलेक्शन का जहां तक सवाल है, तो उसमें इलेक्शन 4 स्टेट में है, 5 स्टेट में है, इलेक्शन तो होते रहेंगे। आज यहाँ है, कल कहीं कल और है, लेकिन जो प्रावधान बजट में आने हैं वो इसी तरीके से आने हैं कि जो है आगे आने वाले के समय में देश को या आम आदमी को या जो व्यापार है, उद्योग है, उसको किस तरीके से उसका फायदा मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाह रहा था आपसे संजय जैन। इसके बावजूद कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स की हालत बहुत ही ख़राब हुई है, कोरोना के वक्त में बहुत ही ख़राब हुई है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें या फिर मॉडलिंग के तमाम ऐसी चीज़ों जहाँ पर जो ज़रूरत होती है उसकी बात कर लें, या फिर नौकरी के अगर मसले पर बात करें, है ना, भारी संख्या में लोग बेरोज़गार हुए हैं। कोरोना की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम लोगों को नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है। क्या इस बजट में इन सब चीज़ों पर बहुत फोकस किया जाएगा? क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस बजट में हमारा अनुमान ये है कि इसमें कहीं ना कहीं इन सारे सेक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ चीजें लाई जाएंगी, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं लाई जाएंगी तो ये सारे सेक्टर ठप पड़ जाएंगे। जो पिछली बार हमने देखा, जो दूसरी लहर आई कोरोना की, पहली लहर आने के बाद समस्या आई, फिर दूसरी और आई, तो उन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है और समझा भी जा रहा है कि इन सब चीजों का समाधान कैसे निकले। अगर ये सब चीजें किसी न किसी रूप में, चाहे किसी इंसेंटिव के रूप में या टैक्स की छूट के रूप में या जीएसटी के कुछ किसी रेट के बदलाव में, चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर। संजय जी, मैं थोड़ी देर के बाद अब आऊंगा। कई ऐसी उम्मीदें, जिन उम्मीदों पर इस बजट को खरा उतारने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी, वित्त मंत्री की तरफ से, लेकिन क्या वो चीज़ें उतर पाएंगी या नहीं उतर पाएंगी, सवाल होगा। कल जब बजट पेश किया जाएगा तो बहुत सारे सवालों का हम लोग को जवाब भी मिल जाएगा। मानवी तनेजा इस वक्त हमारे साथ हैं, अभिनेत्री, साथ ही साथ एक आम महिला के साथ साथ महिलाओं के बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिस पर ऐसा अभी तक जो आलोचना होती रही है कि सरकार बजट में महिलाओं का ख्याल बहुत नहीं रख पाती है। क्या इस बार के बजट में कुछ परिवर्तन होंगे? मानवी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या लगता है मानवी, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर मॉडलिंग, है ना, मॉडलिंग की इंडस्ट्री हो, या फिर एक आम महिला जो इस देश में रहती है, चाहे वो रसोई में खाना बना रही हो, चाहे वो नौकरी कर रही हो, बाहर काम कर रही हो, चूँकि आज की महिलाओं का जो डिफिनीशन है, जो उसकी परिभाषा है, बिल्कुल बदलती नज़र आ रही है। आज की महिला फ्लाइट भी उड़ा रही है, साथ ही साथ, है ना, अंतरिक्ष में भी जा रही है, सेना के फ्रंट मोर्चे पर वो लड़ाई करने के लिए भी तैयार है, और एक महिला गांव में रहकर पूरे घर बार को देखने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। महिलाओं की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है बदलते सिनेरियो में। क्या लग रहा है मानवी, इस बजट से महिलाओं की उम्मीदें क्या हैं? क्या महिलाएं मांग करती हैं इस बार? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो बजट है वो वैसे तो काफी इस वक्त चुनावी बजट ही है, क्योंकि 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव है, तो 5 राज्यों को देखते हुए ही ये बजट का जो भी फैसला आएगा वो कल फैसला आएगा। क्योंकि अब जब सरकार बनती है तो 30%
जो भी निर्णय होगा बजट का, जो 30% जो भी वो डिसीजन लेंगे वो इस चुनाव को रिलेटेड ही लेंगे। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो इसका रिजल्ट होगा, जो इसका फायदा होगा, 5 राज्यों में ज्यादा लोगों को होगा, लेकिन वो वैसे पूरे विश्व में होगा। अब आपका जो क्वेश्चन है एक फिल्म इंडस्ट्री से लेके, क्योंकि 3 सवाल थे आपके, फिल्म इंडस्ट्री से लेके, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस बजट में, ये जो कोरोना काल है। तो और वैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री या कोई आप बॉलीवुड देखें या फैशन देखें, इसका कोई एग्जैक्ट बजट नहीं है, इनडायरेक्ट बजट जरूर है। तो इनडायरेक्ट बजट इस वे में कहेंगे, जैसे ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, हम कैमराज यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और गारमेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ छूट जरूर देनी चाहिए, टैक्स का इंजेंशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, पिक्चर्स बन नहीं रही हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा जो लोग हैं इसमें देखिए, कई लोग सोचते हैं फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स तक सीमित है। नई फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप कोई मूवी बनाते हैं, उसमें लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, लाखों लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। इस वक्त वो लोग सब बेरोजगार हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ही हैं जो मूवीज थोड़ी बहुत ही बना रहे हैं। अब अगर आप आंकड़े देखें मूवीज के, तो बहुत कम मूवीज बनी है कोरोना काल में। तो मेरे हिसाब से कि फिल्म इंडस्ट्री को कुछ राहत के लिए बजट ऐसा आना चाहिए और जिससे फिल्म इंडस्ट्री जो चलिए बिल्कुल। लॉस हुआ, अच्छा मानवी, मैं आऊँगा आपके पास थोड़ी देर के बाद, और भी कई सवाल लेकर के आऊँगा। इसके अलावा महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं, जो कि मैं मानवी से और भी जानने की कोशिश करूँगा कि महिलाएं और क्या चाहती हैं, खासतौर पर वैसी महिलाएं जो काम कर रही हैं। दरअसल बहुत सारी, उनका कहना है कि अभी तक का हम लोग का जो टैक्स देने का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, 5.5 लाख रुपया कर दिया जाए, किसी तरह की कोई छूट नहीं है, पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं किया गया है टैक्स भरने के लिए। संजय जैन इसको और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे भी। इसके बाद डिडक्शन का एक जो है कि इसमें 25,000 की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ जैसा कि मानवी तनेजा ने कहा कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर छूट दिए जाने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, या फिर आम महिलाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें, काम करने की चीज़ें होती हैं, उसमें छूट की ज़रूरत है। संजीव चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए। संजीव जी, समाजवादी पार्टी को मतलब है क्या बजट से, इस बार के बजट से? देखिए, बजट तो ये हर बार गवर्नमेंट लॉलीपॉप देती है। नहीं, इस बार के बजट से मतलब है या नहीं? लॉलीपॉप देती है तो हर बार तो लॉलीपॉप खाए ना सर। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बजट तो ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले के लिए बजट है, तो समाजवादी पार्टी आपके लिए बजट भी है ना। ये पूरा देश लॉलीपॉप खाता है तो हम भी उसी में शामिल होते हैं, पूरे देश में शामिल है हम भी। तो ये तो एक तरीके से लुभावनी चीजें हैं और इस देश को ठगने का काम ये लोग करते हैं। नहीं, क्या ठगने का काम? बजट तो आप लोग, मतलब आपकी सरकार जब रही है ना, केंद्र में आप लोग की सपोर्ट से आप लोग की सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, तो वो भी ठगने का काम कर रही थी क्या? बजट तो एक परंपरा है ना भाई साहब। संजीव चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, मुझे बताइए बजट से समाजवादी पार्टी कोई मतलब है या नहीं है? या बजट को भी चुनाव से जोड़ करके ऐसा दिखाएंगे कि वे तो बस बीजेपी वाले अपने हिसाब से बजट इन्होंने पेश कर दिया? देखिए, ऐसा नहीं है। बजट एक ऐसा बजट होना चाहिए जो आम पब्लिक को सुविधाएं मिले, कुछ का दायरा बढ़े। महिलाओं के लिए बेरोजगारी का जो दायरा इन्होंने बढ़ा दिया ताकि कुछ रोजगार हो सके। इन्होंने तरह तरह के टैक्स लगा करके पूरा रोजगार बर्बाद कर दिया है देश का। तो ये बजट कोई बहुत अच्छा बजट नहीं लेके आती है भारतीय जनता पार्टी। ये बजट पे केवल अंकुश लगाती है और ये लॉलीपॉप देती है। उसको आधा बजट तो इस तरीके से पेश करते हैं, उसको लागू ही नहीं करते हैं। ये केवल अखबारों में, मीडिया में दिखाएंगे, लेकिन वो लागू नहीं होगा। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं। वो लागू ही नहीं होगा। ये केवल लुभावना, लोगों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और करती आई है और आगे भी करती रहेगी। जब तक ये हिंदुस्तान के अंदर इन अंग्रेजों से भी बुरी हुकूमत चलाने वालों का राज हिंदुस्तान पर रहेगा, तो इसी तरीके से देश सर, पता है वो ठगी में आता रहेगा। वो मैं आज थोड़ा ना पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को मैं राजनीति से जोड़ करके नहीं कुछ कहना चाहता। नहीं तो संजीव चौधरी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता की पूरी पोल खुल जाती है आज। संजय जैन की पोल खोलते आप। हमारा मानना इतना है, आम पब्लिक की सुविधाओं के लिए जो आम पब्लिक रोजमर्रा की चीजों को इस्तेमाल करती है, वो उन चीजों में छूट का दायरा बढ़ना चाहिए।
तो छूट का दायरा मतलब कहाँ कहाँ, चलिए मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद में आता हूँ, संजय जैन जी से और बेहतर तरीके से समझेंगे। जो उम्मीदें हैं बजट की, जो उम्मीदें हैं ना, इस उम्मीदों पर हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल बातचीत करें कि क्या उम्मीदें हैं। अगर मैं भी अगर सोच रहा हूँ इस बजट के बारे में, तो एक पत्रकार होने की हैसियत से मेरे लिए क्या उम्मीदें होंगी इस बजट में, ज़रूरी है ना। मानवी तनेजा जैसा कह रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री को लॉस हुआ, मॉडलिंग इंडस्ट्री को लॉस हुआ, तो तमाम ऐसी चीज़ों को करने की ज़रूरत है कि इस लॉस की भरपाई तो हो। संजय जैन बेहतर तरीके से बताएंगे। कृष्ण मोहन पांडे कह रहे हैं कि देश की प्रगति और देश की तस्वीर को बदलने वाला बजट होगा, यह अलग बात है। मैं भी कह रहा हूं कि चुनाव है तो क्या, चुनाव से रिलेट करके अगर इसको देखें तो चुनावी बजट ही तो है। 5 राज्यों को कितना फायदा होगा, बाकी देश को किस तरह से फायदा होगा, इसे समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत लौटते हैं, आते हैं। तो सियासी उम्मीदों वाला बजट होगा, क्यों होगा, क्योंकि चुनाव है। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जब जब बजट से चुनाव होते हैं, ऐसे चुनाव 42 बार हुए अलग अलग प्रदेशों में, और अधिकतर चुनावों में सत्तासीन यानी कि जिस पार्टी की सत्ता होती है उसकी हार हुई है। बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक नंबर्स वो भी हैं जिसमें जीत हुई है। लगभग 7 या 8 बार ऐसे हुए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। बजट ले आए, अगले बार चुनाव, अगले महीने चुनाव है या 10 दिन के बाद चुनाव है। जनता ने जिस पार्टी की सत्ता में सरकार थी उसी पार्टी को दोबारा चुनने में उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जैन जी के पास में चलूंगा, मुझे थोड़ा समझना है अच्छे तरीके से। संजय जी एक बात बताएं, ये कल का बजट चुनावी होगा, सियासत के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से फ़ायदे वाला बजट होगा, नुकसान वाला बजट होगा, ये हटा दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त देश में जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महिलाएं जो लगातार मांग कर रही हैं कि हमारा स्लैब बढ़ाइए, 5.5 लाख हम लोग को छूट दीजिए, लोन पर छूट दीजिए उसको भी बढ़ाइए, डायरेक्ट डिडक्शन जो एक है उसमें थोड़ी सी छूट दीजिए। इन चीज़ों पर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस्ड अभी तक नहीं दिख रही है। इसके अलावा, किसानों के अलावा कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसके दाम आसमान है ना, महंगाई उसकी पूरी तरह से बढ़ती जा रही है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुद हम लोग बना सकते थे लेकिन पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। क्या कुछ किया जाना चाहिए? इस बजट को हम कैसे कहेंगे कल कि चुनावी बजट नहीं है, लोक लुभावन बजट नहीं है, बल्कि इस बजट से देश की तस्वीर बदलने वाली है? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत एक विचार ये है कि इस बजट को चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए। ठीक है। बजट जो है केंद्रीय सरकार का एक वार्षिक है प्रक्रिया है जो हर स्टेट के ऊपर लगातार इक्वली एप्लीकेबल होती है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे साउथ की कोई स्टेट है या कुछ भी है। अब उसमें अगर कुछ चीजें इस तरीके की आती हैं जो लोक लुभावन वाली लगती हैं जनता को, तो उसका फायदा तो जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उनको भी मिलना है सबको, अगर ऐसा कुछ फायदा आता है। लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं इस टाइम देश में हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करने की समस्या है, या बहुत सारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की समस्या है, तो उसके ऊपर सरकार आप अगर देखें तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी लाती रहती है। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि बजट के प्लेटफॉर्म से ही उसको दिया जाए। अगर आप पिछले 5-7 साल में देखें, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक पार्टी के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी एक ये व्यक्तिगत राय है कि अगर आप देखें और इसे कंपेयर करें, तो अगर आप लोगों को याद होगा 1991 में जो रिफॉर्म आए थे हिंदुस्तान में, उसके जो रिजल्ट हैं वो आते आते अब तक अब हमें दिखाई दे रहे हैं पिछले 5-7 साल से 10 साल। इंडस्ट्री में भी, उद्योग में भी, इंपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट में भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब संजय जैन आप ये कह रहे हैं कि देखिए बजट का सीधा मतलब ये होता है कि उसका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा विजन हो। जी, मैं 1 मिनट और दीजिए मुझे। जी बोलिए। हाँ बोलिए। अब उसी तरीके से अगर आप 4-5-7 साल के पीछे की चीजों में देखें और जो नीतियां बनी जिस तरीके से, वो देश को किस दिशा में लेके जा रही हैं, इसका रिजल्ट जो है आने लगा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया और कई सारे इस तरीके के जो हैं चीजें हिंदुस्तान में जो चीजें बदली, जो पिछले 50-100 साल से चल रही थी, उनके जो इफेक्ट हैं, उनका जो फायदा है वो आम आदमी को मिलना शुरू।
और बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक मनी बाहर आ गई डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी की वजह से बहुत सारी चीजें जो है जो पहले उसमें आती नहीं थी सिस्टम में, वो सब सिस्टम में आ गई। और मैं आपको बताऊं, मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ हूँ उद्योग और व्यापार के साथ, कि बहुत सारी जनता, बड़ी जनता इस तरीके की जो इस प्रक्रिया से खुश है। हाँ, कुछ जटिलताएं हैं कि रिटर्न भरने में दिक्कत होती है या बहुत सारी रिटर्नें भरती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन उसके अलावा जो पीस ऑफ माइंड जिसको हम बोलते हैं, मानसिक शांति, वो व्यापारी को मिलनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से वो तलवार खत्म हो गई है कि साहब अब कोई इंस्पेक्टर आके बैठ जाएगा, अब कोई दूसरा अफसर आके बैठ जाएगा, वो यहाँ से आम ट्विस्टिंग करेगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म। चलिए, बहुत अच्छी बात संजय जैन जी, जो आपकी तरफ से जो चीजें कही गई वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कोई भी सरकार जब सामने चुनाव हो, उससे पहले बजट हो, इन बातों का ध्यान रखती है? मुझे लगता है कि क्या बजट को इतनी ईमानदारी के साथ बनाया जाता है कृष्ण मोहन पांडे जी? क्या किसी बजट को, मैं ईमानदारी शब्द यहाँ पर इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजनीतिक दल जरूर ये कहती है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हर साल बजट आना है तो आएगा, लेकिन सभी दलों को एक साथ बजट पर पूरी तरह से एक मत होकर के इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन इतनी दिक्कत है बाकायदा जब पीएम मोदी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग सब सपोर्ट करें, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता आपको। बजट मसला सिर्फ बजट का है या फिर राजनीतिक विद्वेष इतना बढ़ गया है कि आप लोगों के हर अच्छे काम को बर्दाश्त करना नहीं चाहता विपक्ष? अपनी सहमति असहमति को उत्पन्न कर प्रकट करना। हाँ। परंतु रही बात जहां तक इस बजट की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि कोरोना काल से जब दुनिया उभर रही है तो भारत भी उभरे। और भारत की जो इंडस्ट्री बंद हुई है कोरोना काल में, या जो इन्वेस्टमेंट आने बंद हुए हैं, या जो इंडस्ट्री ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कोरोना काल का जिसमें सुस्ती आ गई है, तो इसके लिए ये देश के प्रधानमंत्री, देश के जो भी नेतृत्व करता है, उनके पास एक समय होता है कि जैसे जो इंडस्ट्री बंद हुई है उनके पुशअप के लिए कुछ बजट का प्रावधान करे, कुछ टैक्स भी दे जिससे कि टैक्सेस में छूट होने से इंडस्ट्री बूम करे, या ऐसी हम व्यवस्था बनाए जिससे कि नए इंडस्ट्री को लगाई जाए, जिससे बेरोजगारी दूर हो सके, कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट हो। इन सारी बातों पे अच्छा, उसके साथ साथ जिन लोगों की नौकरी चली गई थी वो आज तक अभी उबर नहीं पाए, तो उनके लिए आने वाले समय में जिससे कि बेहतर हो सके क्या हम स्लैब दे सकते हैं। इन सारी चीजों का वर्णन हमारे बजट में होना चाहिए और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देश के जो वित्त मंत्री जी है इसको बड़े बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज मैं थोड़ा एक अंतर थोड़ा करना चाह रहा हूँ। सुनिए कृष्ण मोहन पांडे जी, एक मिनट। लोक निभाव में है, छोटी चीजें है तो जनता इस पर विमुख हो सके, परंतु उत्तर प्रदेश और देश की जनता, ये बजट सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव का नहीं है, ये बजट देश का है और देश को कैसे बेहतरी पर अपने समृद्धि की तरफ, देश के वैकासिक दृष्टि को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चलिए, मैं समझ गया कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं समझ गया कृष्ण मोहन पांडे जी। एक मिनट सर, एक मिनट। कृष्ण मोहन पांडे जी सुनिए, तो हर जनता को, देश की हर मेरी आवाज आ रही है तो कृष्ण मोहन पांडे जी थोड़ा रुक जाएं आप। देखिए, एक बात होती थी, शायद ये परंपरा थोड़ी सी टूटती नजर आ रही है कि पहले बजट को बनाने के लिए आर्थिक सलाहकारों की मदद ही सिर्फ ली जाती थी। मतलब आर्थिक सलाहकार ने जो कह दिया, जिस हिसाब से उन्होंने सेट कर दिया कि इस हिसाब से बजट को तैयार किया जाए, उस हिसाब से तैयार किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से, 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग क्षेत्रों के जो जानकार लोग हैं या नहीं भी जानकार लोग हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इस बार बजट में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। चाहे ज्वेलरी करने वाले लोग हों, ज्वेलरी का काम करने वाले लोग हों, या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए व्यापार करने वाले लोग हों, या फिर नौकरी पेशा लोग हों, या फिर महिलाओं से संबंधित जो तमाम तरह के मसले हैं उसे लेकर के लोगों से पूछताछ हो रही है, लोगों से फीडबैक लिए जाते हैं। लेकिन अभी भी इस लेवल को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। मैं आता हूँ इस वक्त मानवी तनेजा के पास। मानवी, एक बात बताएं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, पिछले 2 साल का थोड़ा सा रिकॉर्ड में जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से। 2 साल में क्या हुआ, किस तरह से बदलाव हुआ? क्या कभी किसी ने सरकार की नुमाइंदे की तरफ से पूछा गया कि आप लोगों की दिक्कत क्या है? कोई ऐसा
मोर्चा है, कोई ऐसा फ्रंट है जहां से सरकार आप लोगों की समस्याओं का फीडबैक लेती है, उसके आधार पर बजट में कुछ प्रावधान करेगी, कुछ इस तरह का है, या फिर कोई पूछने वाला ही नहीं है? जब तक चीज़ें चल रही हैं चलेंगी, जिसको जो करना है कर लो, चाहे बेरोजगारी का आलम सालों साल तक बनता रहे, कोई पूछने वाला नहीं। ये थोड़ा सा ज़रूरी है मानवी इस बात को जानना, इसलिए ज़रूरी है ताकि सरकार को समझ में आए कि आपका बजट क्या समाज के हर क्षेत्र को छूता है या नहीं छूता है। देखिए, पहले तो जैसे मैंने पहले बोल दिया कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई बजट ही नहीं होता। अगर आप देखें, कोई भी फैशन है, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड का कोई बजट नहीं होता। बजट होना जरूर चाहिए, क्योंकि जैसे भी कोरोना काल आया है तो हमें कई चीजों में बजट मतलब एकदम से डायरेक्ट बजट में कुछ प्रोविजन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, प्रोविजन होने चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे पहले ये लोकेशन पे अगर हम कोई जैसे लखनऊ में शूटिंग हो रही है या कुछ भी ऐसे राज्यों में शूटिंग अगर होती है तो ये सब्सिडी देते हैं, तो इनको ये चीजें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लोकेशन का बहुत बड़ा खर्चा होता है। अगर हमें सब्सिडी मिलती है तो वहां पे हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, यहाँ जाकर के शूट कर लो। इसी वजह से अब सब्सिडी नहीं मिल रही है हमें ज्यादा, इसी वजह से जितनी भी शूटिंग हो रही है आप देखेंगे विदेश में जाकर के शूटिंग हो रही है। तो अगर विदेश में जाकर शूटिंग हो रही है तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ रही है। सिनेमा हॉल्स जो है वहां पे टोटल कैपेसिटी में, तो टोटल कैपेसिटी क्या, सिनेमा हॉल तो पहले बहुत देर से बंद थे, अब जब वो खुले हैं तो 50% कैपेसिटी में खुले हैं। अब फिर जब थोड़ा सा कोरोना रिवाइव हो गया है तो कैपेसिटी में बंद हो गए हैं। तो आप देखिए, जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मूवीज देख सकते हैं वो ओटीटी है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म हर बंदे के एक्सेस नहीं हो सकता। आप देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम सारे के सारे जो पूरी की पूरी जनता की बात करते हैं। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो एक्सेसिबल है सिर्फ एक अपर मिडिल क्लास के लिए। हर बंदा ओटीटी प्लेटफॉर्म को नहीं अफोर्ड कर सकता। मतलब आप ये कह रही हैं, सवाल देखिए मेरा क्या था मानवी, कि 2 साल में क्या हुआ? 2 साल में आप कैसे इस इंडस्ट्री में आप हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं, आपके साथ भी दिक्कत आई होगी। 2 साल के दरमियान क्या हुआ आपके साथ? क्या आपको रोजगार जिस तरीके से पहले मिला करते थे अब मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? मिलते हैं तो किस तरह की दिक्कत है? क्या सरकार इस बात को समझ पा रही है, नहीं पा रही है? ये बड़ा मसला है दरअसल। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि 2 साल में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। पिक्चरें अब नहीं बन पा रही हैं जिस लेवल पे बनती थी। प्रोडक्शन हाउस बड़े भी होते हैं, प्रोडक्शन हाउस छोटे भी होती हैं, हर टाइप की फिल्म बनती हैं, छोटे बजट की फिल्म भी आती हैं, लेकिन जो छोटा बजट की फिल्म है वो अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। जो तो बड़े प्रोडक्शन हाउस वाले हैं वो तो फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटे प्रोडक्शन के पास ज्यादा से ज्यादा बजट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लैपटॉप हो गया, बड़े कैमरास हो गए, तो वहां कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए, टैक्स एग्जेम्पशन होने चाहिए, लोकेशन पे एग्जेम्पशन होनी चाहिए। जो छोटे कलाकार हैं वो इस वक्त घर बैठ गए हैं, तो काम ही नहीं है, तभी कहीं ना कहीं एक महिला होने के मद्देनजर, आप महिला भी हैं, एक महिला होने के मद्देनजर क्या लगता है कि बजट में हर बार इतने बड़े बड़े ऐलान होते महिलाओं के लिए, सफिशिएंट है, इनफ है, वो पर्याप्त है? क्या लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है? जैसा कि मैंने बताया भी कि 5.5 लाख टैक्स स्लैब की मांग हो रही है महिलाओं की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे भी मैं 2-3 पैनलिस्ट को सुन भी रही थी, वो कहते हैं कि हाँ, टैक्स एग्जेम्पशन होना चाहिए, टैक्स में छूट होनी चाहिए, लेकिन 2.5 लाख लास्ट ईयर भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी बजट अनाउंस हुआ था, लेकिन 2.5 लाख अभी भी स्लैब है। अगर 5 से 10 लाख का अगर आपकी इनकम है तो 20% आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी छूट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सारा का सारा टैक्स में ही दे रहे हैं तो आम जनता जो है, क्योंकि 2.5 लाख कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप अपना बेसिक नीड्स ही नहीं कर पा रहे। तो अगर थोड़ी सी स्लैब बढ़ती है तो आम जो जनता है, जो इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो पॉवर्टी लाइन को टच कर रहा है, वो कम से कम अपनी बहुत सही बात है। आधी आबादी को लेकर सर, मुझे तो लगता है कभी कभी तो मैं एक आध बार कहीं सलाह भी दिया था कि बजट जो आप बनाते हो, उस बजट में अगर 100 पन्ने हैं तो 50 पन्ना तो महिलाओं के लिए होना चाहिए। क्या संजय जैन जी, आपको नहीं लगता ऐसा कि 50 पन्ने का बजट महिलाओं के लिए होना चाहिए, 50 पन्ने का बजट जो है पूरे देश के लिए होना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि महिलाओं, लेकिन अगर 100% आप सहमत है तो 2.5 लाख का जो स्लैब है वो दोनों के लिए क्यों है? पहले तो स्लैब अलग था ना, महिलाओं का स्लैब अलग था और पुरुषों का स्लैब अलग था। अब तो स्लैब आपने एक ही कर दिया है। महिलाएं पहले काम भी करें, घर आकर के खाना भी बनाए और घर आके बच्चों को भी देखे, तो महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। कुछ तो एक्सेप्शन होनी चाहिए, और हर साल एक जो टैक्स एग्जम्पशन का स्लैब है वो चेंज हो जाता था। लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जो लास्ट ईयर था तो उससे पहले था वो लास्ट ईयर भी था। तो लास्ट ईयर कोई भी बजट में इनकम टैक्स का स्लैब चेंज नहीं हुआ।
सुनिए, महिलाओं के लिए थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट सरकार को देना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के कंधों पे बोझ ज्यादा है, बिल्कुल, काम का भी, घर का भी, परिवार का भी, सब चीजों का ज्यादा है। और महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करने जाती है, उन्हें कई तरीके की असुविधाएं भी होती है। तो महिलाओं को इंसेंटिवाइज करना ही चाहिए, महिला सशक्तिकरण। अच्छा, कितना होना चाहिए संजय जैन जी? मैं थोड़ा सा अच्छा संजय जैन जी, मैं थोड़ा एक जरूरी जानकारी चाहता हूँ। जो टैक्स स्लैब है अभी कितना है और महिलाओं को कितना मिलना चाहिए? महिला जो खासतौर पर लोन पर भी छूट मांग रही हैं, उनको कितना मिलता रहा है अभी और कितना मिलना चाहिए? क्या जरूरी लग रहा है, बताइए सर। देखिए ऐसा है कि महिलाओं के 2.5 लाख रुपए बेसिक मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है आज की डेट में। लेकिन उसके बाद बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो हमारे एटीसी फैमिली की हैं, एटीडी है, एटीएल है, बहुत सारी चीजें हैं और भी अदर। लेकिन कई लोग ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाते, कई लोग उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, कई लोग LIC नहीं ले पाते। अगर आप बेसिक आपके पास पैसा बचता है तभी आप LIC या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ना। तो अगर महिलाएं इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी तो उसके बाद उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पे ही एग्जेम्पशन है। अच्छा, एक मिनट मानवी, सुनिए, मैं बताता हूँ मैडम आपको, मैं बताता हूँ। ऐसा है कि पिछले साल सरकार जो है एक नया टैक्स रिजीम भी लेके, उस नए टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डिडक्शन आपको कोई नहीं मिलती, लेकिन टैक्स आपका जो है बहुत कम हो जाता है। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि किसी ने अगर हाउसिंग लोन ले रखा है, LIC में बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाकी चीजों में कुछ इसका इन्वेस्टमेंट है और उसको जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है डिडक्शंस की उससे ज्यादा अमाउंट हो जाता है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये है ही नहीं सुविधाएं, वो नहीं कर सकते इन्वेस्ट। तो गवर्नमेंट पिछले साल ले आई थी ये चीज कि वहाँ 2 टैक्स रिजीम थे, दोनों में आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। बिना डिडक्शन के अगर आपको टैक्स कम लगता है वो दीजिए आप, अगर डिडक्शन के साथ कम लगता है तो वो दीजिए। ऐसा नहीं है, सरकार ने सोचा है पूरा। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट सरकार को जरूर क्या लग रहा है संजय जैन जी इस बार? 5 लाख रुपए की। जैन साहब, क्या लग रहा है इस बार उम्मीद रखें? देखिए, इस बार उम्मीद मुझे कम है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर खुलेगा बजट का तो पता लगेगा। तो सर, और इस सब काम के लिए ये जो महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को इस तरीके की इंसेंटिव देने की बात है, ये खाली बजट से नहीं आ सकती, अदरवाइज भी आ सकती है। सही बात, सरकार कभी भी ला सकती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ संजय जैन, थोड़ी देर के बाद मुझे लग रहा है एक दो सवाल मैं आपसे और जरूर पूछूंगा। जी, मैं इस बात को मैं जानना, एक बात का और आपको जरा बीच में रोक रहा हूँ मैडम की, एक बात का और जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। कि देखिए, बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सिडीज फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर अनाउंस की हुई है। अब उन सब्सिडीज को लेने के लिए अगर आप उन स्टेट्स में जाके शूटिंग करते हैं, वहाँ फिल्म बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो बेनिफिट है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंसेंटिवाइज कर ही नहीं रखा फिल्म इंडस्ट्री को। इसके अलावा जवाब भी दे देती हूँ, आपके अप्रूवल भी नहीं खत्म होते। पहले तो फिर भी आसानी हो जाती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद आपके अप्रूवल भी नहीं खत्म होते। आपको इतने सारे डिपार्टमेंट से जहाँ से अप्रूवल लेना होता है, पता लगती है ये बात कि अप्रूवल ही नहीं होता। और अगर अप्रूवल हो जाता है तो आप बोलते हैं कि कोरोना काल का प्रोटोकॉल है कि अभी आप शूट नहीं कर सकते, तो आपको हार के विदेश ही जाना पड़ता है शूट करने के लिए। नहीं, जवाब मैंने आपको दे दिया। वो तो नौकरी लकड़ी 90 खर्च वाली बात हो गई मानवी। आप कह रहे हैं कि ठीक है आ जाइए शूट करने, लेकिन आप अप्रूवल देंगे तो शूट करेंगे ना। आप अप्रूवल ही नहीं देते। आप कहते हैं सब सारे अप्रूवल हो जाते हैं तो लास्ट में आप कह देते हैं कि अरे प्रोटोकॉल है, हम तो शूट नहीं करने देंगे। फिर क्या करेगा प्रोडक्शन हाउस? अगर आप इतने जो छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोड्यूसर की कैपेसिटी नहीं है पैसे खर्चने की, तो पिक्चर नहीं बनाएगा। जो बड़ा है वो बाहर चला जाएगा। सही बात है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जाहिर है नौकरी लकड़ी 90 खर्च वाली बात है। अगर मैं तो देखिए गौरी जी ये बोलना चाहती हूँ। अच्छा चलिए, मैं आ रहा हूँ संजीव चौधरी के पास में आ रहा हूँ, समय निकल रहा है। एक मिनट मानवी रुकिएगा आप। संजय जैन आप भी थोड़ा सा रुकिए, कृष्ण मोहन पांडे जी आप भी रुकिए, एक मिनट मानवी। संजीव चौधरी के पास में आ रहा हूँ। संजीव जी एक बात बताएं, ठीक है समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तभी अगले साल जब जैसे इस बार की सरकार आएगी ना, तो 2023 में बजट तो आएगा ही ना सर, ऐसा तो नहीं कि बजट नहीं आएगा। उस वक्त फिर क्या कहोगे सर आप? संजीव जी बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सभी चीजों पर ध्यान रख के जो उत्तर प्रदेश का बजट आता है उसको लाती है, लेकिन केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेवारी होती है। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने केवल चुनाव को देख के बजट बनाया होगा। और एक मुआवजा, ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप संजीव चौधरी, बोलिए फिर। और एक केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो धरातल पे कोई इनका बजट नहीं होगा, उसमें कोई
आम पब्लिक को बहुत ज्यादा भला नहीं होगा उससे, क्योंकि हमेशा ये करते आए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इन लोगों ने केवल इस देश को ठगने का काम किया है, और वही ठगाई कल होने वाली है। किसानों के ऊपर कोई किसी तरीके का कोई बजट नहीं होगा, महिलाओं के ऊपर कोई ज्यादा खास तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ केवल एक ये लॉलीपॉप एक हिंदुस्तान को देने की प्रक्रिया होगी कल, जो सबके सामने रखी जाएगी। अब देखिए संजीव चौधरी जी, मैं आप बुरा मत मानना जी, बुरा मत मानना, मैं और संजय जैन इस बात को समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है संजय जैन बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि चाहे संजीव चौधरी हो या कृष्ण मोहन पांडे हो, मानवी तनेजा तो ठीक है ना, एक खास इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका एक अलग मसला है। लेकिन संजय जैन तो बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि संजीव चौधरी बिना पढ़े लिखे आ गए बजट के बारे में। कुछ तो सर ढंग का बात कर दीजिए भाई साहब, है ना। महिला लॉलीपॉप, यही जब से आप आया हो ना तब से लॉलीपॉप महिला चुनावी, तो फिर बाद में बोला कि चुनावी नहीं होगा। चुनावी तो ये चुनाव को देख के तो बनाया ही जा रहा है। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे चुनाव को देख कर नहीं बनाया गया होगा, कुछ अलग से किया गया होगा। भेंट हो जाएगी कल, आपसे दोबारा भेंट हो जाएगी। आप कल यही बातें होंगी। पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया है, बात चुनाव की नहीं है। अब सर दोबारा भेंट तभी होगी ना जब लगेगा कि संजीव चौधरी कुछ आज अच्छा बोल गए तभी तो दोबारा भेंट होगी ना। मेरे बोलने से होगा नहीं ना। मैं अगर बोल दूं अच्छा कृष्ण बन जाए, किसानों के ऊपर कुछ अच्छा कर जाए, इंडस्ट्रीज के लिए, खाली फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है। नहीं, मेरा देखिए पूछने का मतलब ये था संजीव चौधरी कि खूब किसान किए, खूब महंगाई किए, खूब बेरोजगारी किए। कुछ तो बोलते कि इस बजट में महंगाई पर क्या किया जाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि संजीव चौधरी बताएं तो कि पिछले साल जो हमारा खुदरा महंगाई दर कितना रहा, थोक महंगाई दर कितना रहा, बेरोजगारी कितनी रही, देश की बेरोजगारी कितनी, तो आंकड़े तो कुछ है ही नहीं सर आपके पास। मैं लॉलीपॉप चुनावी बजट बस ये सुन करके मैं बर्दाश्त कर लूं सर आपको? केवल मात्र ये एक जुमला साबित होगा कल, और कल आप ध्यान रख लेना। इसलिए तो कह रहा हूँ कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं आता हूँ 1 मिनट में सर, बोलिएगा 1 मिनट में बोलिएगा सर। कुछ इस बजट में लोगों को उम्मीद होगी कि महंगाई को लेकर बड़ी चोट इस बजट के अंदर देखी जाएगी, चाहे वो खुदरा महंगाई दर हो, थोक महंगाई दर हो। जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी कमी देखी गई है उसको थोड़ा सा मैनेज किया जाए। जो फिस्कल डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा होता है, उसे मैनेज करने के लिए हम लोग आयात पर हम अपनी निर्भरता को कम करें, निर्यात को अधिक बढ़ाएं, नौकरी को बढ़ाएं, कोरोना प्रबंधन को बेहतर करें, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करें, महिलाओं को सशक्ति करें। ये सब कुछ फोकस्ड रहेगा ना सर? मैं चुनाव हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए क्या है कि अभी हम चर्चा करते, जैसे तनेजा जी ने चर्चा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कई ऐसे एनओसीज हैं जो नहीं मिल पाती हैं, कई ऐसे टैक्सेस हैं जो वास्तव में अभी तो भारी है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक नई सी फिल्म इंडस्ट्री बनाई जा रही है। और आप देखे होंगे 2 बार से, तनेजा जी भी इस बात को बेहतर तरीके से जानती होंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जो एक्ट्रेस हैं, जो मॉडल्स हैं, उनसे बुला के मिलते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या परेशानी आ रही है, हम उसको और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, हाँ। इससे भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके लिए भी बजट में मेरा ऐसा मानना है। ठीक बोल रहे हैं आप कृष्ण मोहन पांडे, ये तो मैं भी सुना था। मैं अच्छा सर समय थोड़ा कम हो गया, 1 मिनट मैं सोच रहा हूँ 1 मिनट का सवाल मैं अपने संजय जैन जी से पूछता हूँ। संजय जैन जी एक बात बताएं, 5-6 चुनौतियां क्या हैं सर जो निर्मला सीतारमण को इस बार इन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा? जरा जल्दी से बताइए सर 1 मिनट। देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो है इस टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। हाँ, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर बाकायदा काम हो रहा है। इंडस्ट्री को बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी है, पिछले टाइम में कल भी देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी। रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें आ रही, ब्याज दर कम हो गए। ब्याज दर कम होने की वजह से व्यापार को ज्यादा पैसा मिल रहा है। उसके अलावा जो एनपीए की समस्या थी वो बहुत सरकार ने सुधार ली है। ये सारी चुनौतियों का क्रमवार जो है, ये सिलसिलेवार इसका समाधान निकाल रहे हैं। और आप देखिएगा कल बजट में इन्हीं सब चीजों के ऊपर थोड़ा कुछ और फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, और बहुत उम्मीद है, इंतजार रहेगा बजट में टैक्स स्लैब भी इंतजार रहेगा। संजय जैन जी, हो सकता है कल मुलाकात फिर हो जाए आपसे। बाकी तमाम मेहमान जो आए, 1-2 मिनट का टाइम हमारे पास। मानवी तनेजा के पास एक आखिरी सवाल में लेकर के आऊँगा। मानवी एक बात बताएं, बजट जैसा भी हो, हमेशा बजट बेहतर ही होता है। जो सरकार बजट लाती है, सरकार के लिए बेहतर बजट आम जनता की तरफ से प्रतिक्रिया ली जाती है। कुछ लोग कहते हैं बहुत बेहतर बजट है, कुछ लोग कहते हैं बहुत ही खराब बजट है। विपक्ष की बात हटा दीजिए, विपक्ष हमेशा खराब बजट ही कहता है। इसके बावजूद
मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, इसके बावजूद महिला को किस तरह से मजबूत करने की जरूरत है ताकि आधी आबादी को कम से कम बजट में कुछ दिखे। तो मैं तो कहा कि 100 पन्ने का 50 पन्ना तो महिला के लिए होना चाहिए। आधी आबादी हमारी, इतनी बड़ी ताकत क्या नहीं कर रही है महिलाएं। इसके बावजूद महिलाओं को आज एक याचक की तरह हाथ जोड़ करके अपने लिए कुछ सुविधाएं है ना मांगती हैं। वो सरकारें दे रही हैं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ कर रही हैं। क्या लगता है सबसे बेहतरीन क्या हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए इस बार? दो चीजें बोलूंगी। एक तो इनकम टैक्स स्लैब है, उसको उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाए, और दूसरा बैंकिंग सेक्टर में अगर हम लोन लेने जाते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो कई महिलाओं के पास नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ आपसे। तो वहाँ पे वो पैरामीटर्स को कम कर दिया जाए कि वो लोन उनको आसानी से मिल जाए। और कुछ जो एक मतलब एक महिला होने के नाते और कुछ आपको लग रहा है कि उसे करने की जरूरत है इस बार बजट में? महिला होने के नाते मैं तो यही बोलूंगी, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारे किचन का खर्चा है, जैसे गैस हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, और जो बिल्कुल वेजिटेबल्स हो गई, जो आम चीजें हैं जो हम यूज करते हैं डेली रूटीन की, जो हमारा इस वक्त बहुत बेसिक नेसेसिटी है, उसमें कुछ ना कुछ जो है। चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत सही, आप चारों यहाँ पर आए। मैं कोशिश कर रहा था कुछ अच्छी बातें निकल जाएं, अच्छी बातें निकली भी हैं। कुछ पॉलिटिक्स की भी बात हो गई, तो कुछ राजनीति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र की बात करने के लिए संजय जैन जी यहाँ पर आए थे। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।